नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्री के लिए टेस्ट नंबर 25 देखने वाले हैं। एंड इससे पहले कि अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप सारे वीडियो एक साथ देख पाओगे। ओके, तो इस वीडियो में मैंने एमपी ज्योग्राफी और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं और अवार्ड से संबंधित मैंने इसमें प्रश्न किए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय? इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो रहता है वो भारतीय संविधान का जो है वो संरक्षक होता है। और भारतीय जो संविधान है वो लिखित संविधान है, और बात की जाए दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, आपको लिखित संविधान जो है वो भारत का देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, जो अभी यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है? तो एन वी रमन्ना। ठीक है, तो अभी वर्तमान में आपको याद रखना है इनके वर्तमान कौन है? एन वी रमन। ठीक है, एन वी रमन। एंड आपसे पहले पूछे जा सकते हैं कि पहले कौन थे। ठीक है, तो पहले कौन थे? पहले पहले की अगर मैं बात करूं तो एच जे कानिया जो थे वो पहले थे। ओके, ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अभी बात की जाए तो हाई कोर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो भारत में 25 हाई कोर्ट है। 25 नंबर के हाई कोर्ट है, और 25 नंबर का जो हाई कोर्ट है वो कौन सा है? अमरावती। ठीक है, तो इन सबको भी आपको याद रखते हुए चलना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सी राजागोपालाचारी? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे गए हैं और भारतीय पूछे गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजागोपालाचारी। तो देखिए, बंगाल का हो गया, वायसराय हो गए, गवर्नर जनरल हो गए, तो इन सभी से जो है वो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन सभी के नाम आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, आर एच बी सी एम आर, ऐसे करके आप आ सकते हो। तो पहला जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था, वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव था। उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल जो बना था, बंगाल का गवर्नर, ये कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो जो विलियम बेंटिंग था वो भारत का गवर्नर जनरल बना था। भारत का गवर्नर, ये कौन था? विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग था। ठीक है, एंड उसके बाद भारत का वायसरॉय जो बना था, ये मैं प्रथम बता रहा हूँ आपको, भारत का वायसराय। ठीक है, वायसराय कौन था? ये था कैनिंग। ठीक है, जिसे लॉर्ड कैनिंग के नाम से जाना जाता, कैनिंग के। उसके बाद जो भारत का बना था स्वतंत्रता के बाद, भारत का जो गवर्नर जनरल बना था माउंटबेटन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये स्वतंत्र भारत का था, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जो बने थे वो सी राजागोपालाचारी थे। तो सी राजागोपालाचारी आर से, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो, आर एच बी सी एम आर। ठीक है, तो थोड़ा आसानी होगी, ये सब प्रथम है। ठीक है, प्रथम ही आपसे पूछे जाते हैं और नहीं पूछे जाते। ओके, मतलब ये प्रथम हो गए तो जाहिर सी बात है, लास्ट जो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, बंगाल का जो गवर्नर बना था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बना था वो वॉरेन हेस्टिंग था। अगर आपसे लास्ट का पूछा जाए कि बंगाल का गवर्नर लास्ट कौन था, तो यही था, वॉरेन हेस्टिंग। क्योंकि इसके बाद जो है इसी को जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद धारण कर दिया गया था। तो ऐसे थोड़ा ना आप याद रख सकते हो, आसानी होगी आपको याद रखने में। यहाँ पर मैं आपको एमपीएससी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप इसे बाय करते हो तो इसमें आपको जो है वो बेनिफिट क्या रहेगा? यहाँ पर आपको लाइव एक मेंटर सेशन के साथ, टॉप एजुकेटर के साथ, आपकी जो भी एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रेटजी डाउट है, ये सब चीज़ें आपको ऑडियो कॉल के माध्यम से कनेक्ट होकर जो है वो आपको कराया जाएगा। यहाँ पर आपके जितने भी डाउट हैं, एग्जाम डिस्कशन स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर जो है वो पूछ पाओगे, और यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है वो सभी डाउट का आंसर मिलेगा। एंड फ्री और प्लस क्लासेस दोनों होती हैं। तो फ्री क्लासेस में आपको लिमिटेड चीज़ें कराई जाती हैं, लिमिटेड सिलेबस, मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स,
अगर आप प्लस क्लासेज ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर आपको MPPSC प्री, मेंस और विथ आंसर राइटिंग आपको MPSI, MP पुलिस, फॉरेस्ट सर्विस और जेल फेरी, इन सभी की आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट रहेंगे, प्रत्येक सेशन की आपको PDF नोट्स प्राप्त कराई जाएगी। बेनिफिट क्या रहेगा सब्सक्रिप्शन लेने से? आपको लाइव क्लासेस यहाँ देखने को मिलेंगी, डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट आपको बैच देखने को मिलेंगे, इंटरेक्शन आपको पोल, कमेंट, क्विज के माध्यम से, और एक ही सब्सक्रिप्शन में आप अनलिमिटेड एक्सेस कर पाओगे जितने भी ऑल एजुकेटर है यहाँ पर। वीडियो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से देख पाओगे और PDF जो है वो आपको रिविजन करने के लिए प्राप्त होगी। यहाँ पर अभी 15 और 30 तारीख को जो है वो 5 बजे MPPSC मास्टर टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स का जो है वो यहाँ पर होने वाला है। तो ये फ्री रहेगा। आपको एनरोल करने के लिए मेरा कोड यूज करना है GE10, ओके। एंड ये प्लस सब्सक्राइबर के लिए है, तो ये जो है वो 23 अप्रैल को होना है, 2 बजे, 2 घंटे का रहेगा। तो ये आपको जो है वो प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा MPPSC प्रीलिम के लिए, जहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये भी प्लस सब्सक्राइबर के लिए है, तो ये 9 अप्रैल को जो हो चुका है, तो ये जो है वो 5 की बात की जाए 5 बजे हुआ। एंड MPSI का बैच अभी 4 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। ये 100 डे रिवीजन है, 4 अप्रैल से ही स्टार्ट चुका है MPPSC प्रीलिम के लिए। 8 मंथ का फाउंडेशन बैच आपको 6 अप्रैल से MPPSC प्री प्लस मेंस प्लस आंसर राइटिंग आपको देखने को मिलेगा। ये मार्च माह के बैच हैं और ये अप्रैल के हैं। तो 1 से तो पटवारी स्टार्ट हो चुका है, 4 से जो है वो MPSI का, और 4 से ही जो है वो आपको 100 डे रिवीजन। बाकी 8 मंथ के फाउंडेशन बैच जिसमें MPPSC प्रीलिम, मेंस और आंसर राइटिंग कराई जाएगी, तो ये 6, 13, 20 और 27 से स्टार्ट होना। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको जो आपको तैयारी करनी है, जैसे 24 मंथ का है, 12 मंथ का है, 6 मंथ का है या 3 मंथ का है, तो यहाँ पर ये प्राइस नहीं है, इतना आपको नहीं पे करना है। आपको मेरा कोड यूज करना है GE10, तो यहाँ से आपको सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और यहाँ से आप जो है वो अच्छी तैयारी कर पाओगे, ओके। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए यहाँ पर अनुसूची पूछी गई है, भारतीय संविधान में कितनी जो है वो अनुसूचियां हैं। अगर आपसे मूल संविधान में पूछी जाती तो आपको पता होना चाहिए, मूल संविधान में जो थी वो 8 थी, ठीक है। और अभी वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में जो है आपको 12 अनुसूचियां देखने को मिलेंगी। 12 अनुसूचियां, जिसमें पहली अनुसूची में आपको जो भारत के जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में जो है बताया गया है। जैसे कि अभी बात की जाए तो 28 और जो है वो राज्य हैं और 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी अनुसूची में आपको देखने को मिलेगा जो मंत्रिपरिषद होती है, राष्ट्रपति और अन्य जो बात की जाए कैबिनेट मिनिस्ट्री में मंत्री होते हैं, तो उनके जो वेतन भत्ते, पेंशन वगैरह का जो है वो दूसरी अनुसूची में इसके बारे में जो है वो कहा गया है, ठीक है। एंड तीसरी अनुसूची में जो है इनकी शपथ की दिलाने को कहा गया है। जो भी कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है तो इनको शपथ दिलाने में जो है वो तीसरी अनुसूची है वो भाग लेती है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चौथी अनुसूची में अगर मैं बात करता हूँ तो चौथी अनुसूची में जो राज्य हो गए, संघीय क्षेत्र हो गए, जहाँ पर राज्यसभा के प्रतिनिधित्व होते हैं, तो उनमें आपको देखने को मिलता है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति होगी, अनुसूचित जनजाति होगी, तो उनको प्रशासन, नियंत्रण, ये सभी देखने में मिलता है। छठी अनुसूची में आपको देखने को मिलेगा जो जैसे कि आसाम हो गया, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, और मिजोरम। इनमें जो भी अनुसूचित जो भी जातियां क्षेत्र हैं उनको प्रशासन के बारे में प्रावधान कराना, ये सब जो है वो छठी अनुसूची में देखने को मिलता है। सातवीं अनुसूची में जो है वो जो केंद्र है वो एंड और राज्य के बीच जो है वो शक्तियों का बंटवारा होता है, जिसमें आपको सूचियां देखने को मिलेंगी। जैसे संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है, संवर्ती सूची होती है। संघ सूची में आपको बात की जाए तो 97 विषय देखने को मिलते हैं। राज्य सूची में अगर बात की जाए तो 61 है, पहले 66 थे लेकिन अभी वर्तमान में जो है वो 61 देखने को मिलेंगे। संवर्ती सूची में जो है वो 47 आपको विषय देखने को मिलते हैं, तो अलग अलग है, ठीक है। अब बात करते हैं आठवीं अनुसूची की। आठवीं अनुसूची में आपको 22 भाषा देखने को मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि भारत में जो है वो 22 भाषाओं का उल्लेख जो है वो आठवीं अनुसूची में कहा गया है। नौवीं अनुसूची की अगर मैं बात कराता हूँ तो नौवीं अनुसूची में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो संविधान की जो अनुसूची है, प्रथम संविधान संशोधन में जो है वो नौवीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत जो राज्य की संपत्ति का अधिग्रहण है, जिसमें उनके जो है वो उल्लेख किया गया, संपत्ति का अधिकार को जो है उल्लेख किया गया।
10वीं अनुसूची में जो है 52वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें बात की जाए दल बदल कानून जो है वो लाया गया था। तो ये 10वीं अनुसूची में आपको देखने को मिलेगा। 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 11वीं अनुसूची में आपको क्या देखने को मिलेगा, पंचायती राज हो गया, जिसमें 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, और 12वीं अनुसूची होती है वो नगर पालिका से संबंधित होती है। तो ये सारी अनुसूचियां आपको पूरी की पूरी पता होना चाहिए कि कौन सी अनुसूची किससे संबंधित होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर रावण की पूजा, ये कहाँ पर की जाती है, सागर जिले का टाना गांव, शाजापुर का भातखेड़ी गांव, जबलपुर जिले का सिहोरा, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शाजापुर जिले का जो है वो भात गांव जो है, यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है। एंड मंदसौर जो है वो, मंदसौर जो रावण की पत्नी थी उन्हीं के नाम पर जो है वो रखा गया था मंदसौर का। दरअसल रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी था, तो उन्हीं के नाम पर जो है वो मंदसौर रखा गया था। मंदसौर को आपको पता हो तो दसपुर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर संगमरमर की चट्टानें, ये प्रसिद्ध है कहाँ पर, कौन से शहर में, उज्जैन, मांडू, जबलपुर या इंदौर। आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा इंदौर, सॉरी जबलपुर। जबलपुर में आपको अभी देखने को मिलेगा देश का पहला जियो पार्क। ठीक है, जियो पार्क देखने को मिलेगा यहाँ पर, कहाँ पर, लम्हेटा हिल्स में आपको देखने को मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट है, देश का पहला जियो पार्क जो है यहाँ पर स्थापित किया गया है। वह की नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। मदन महल, रानी दुर्गावती संग्रहालय, रानी दुर्गावती की समाधि, हाईकोर्ट हो गया। ठीक है, बंदर कूदनी भेड़ा घाट में आपको देखने को मिलेगा। धुआंधार जलप्रपात हो गया, सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। और जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन है उसका हेडक्वार्टर भी आपको जबलपुर में ही देखने को मिलेगा, जो कि फुल्ली विद्युतीकृत जो है वो रेलवे जोन बन गया है भारत का। तो इसका भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा का जो है वो मैदान में है, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। तो जो नॉर्थ वाले जो जिले हैं जैसे कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर वाले क्षेत्र आपको सिंधु गंगा के क्षेत्र के मैदान में जो है वो आया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। और मध्य प्रदेश का आपको पहला ड्रोन स्कूल ये कहाँ पर खोला जा रहा है, तो ये भी ग्वालियर में ही खोला जा रहा है। तो इसे आपको याद रखना है। ठीक है, ड्रोन फेस्टिवल जो है वो ये ग्वालियर में ही, मदर ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट है जिसे MITS बोलते हैं, वो भी ग्वालियर में स्थित है। तो वहीं पर जो है इसका आयोजन हुआ था। और अब जो है वो ड्रोन स्कूल जो है वो देश का मध्य प्रदेश का पहला जो है वो ग्वालियर में खोला जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दूसरे संस्करण का जो है वो आयोजन, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा, पश्चिम बंगाल, आसाम या कर्नाटक। तो देखिए दूसरा संस्करण है, पहला जो संस्करण हुआ था 2020 में हुआ था। दूसरा संस्करण जो है वो 2021 में होना था, लेकिन नहीं हुआ था कोविड की वजह से। ठीक है, कोविड की वजह से जो है यहाँ पर जो है वो टल गया था। और पहला जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। ओके, एंड आपसे जो है वो 2022 का आपसे मतलब 2022 का भी जो कर्नाटक में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। बाकी अभी मैं और भी आपको, देखिए अभी IPL चल रहा है तो IPL से काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर टीम कितनी है, 10 टीम जो है वो टीम है। लखनऊ गुजरात जो है ये 2 टीमों को जो है वो नया जो है वो शामिल किया गया है। तो 10 टीम है। और ये कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है मुंबई में, मुंबई में हो रहा है। ठीक है, 15वां संस्करण है। पहला जो हुआ था 2008 में हुआ था। एंड ये 2022 का है। 2021 का कहाँ पर हुआ था, UAE में हुआ था। ठीक है, और इसका आपसे स्पॉन्सरशिप पूछा जा सकता है कि 2022 का जो IPL का स्पॉन्सरशिप है वो कौन है, टाटा। तो इसका आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। एंड आपसे जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था T20, तो ये कहाँ पर हुआ था पिछला, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप ये कहाँ पर हुआ था, ये भी UAE में ही हुआ था। और अभी जो वुमेन क्रिकेट चल रहा है, वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये कहाँ पर चल रहा है, तो ये चल रहा है न्यूजीलैंड में चल रहा है। और जो 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये कहाँ पर होना है, तो ये होना है भारत में। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। हर एक प्रश्न जो है यहाँ पर मैंने आपको बताया है वो इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस मिट्टी में चूना, लोहा, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की प्रचुर मात्रा होती है, शुष्क काली, शुष्क मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी में जो है वो आपको चूना, लोहा, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ये सभी आपको देखने को मिलेगा।
मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी सबसे अधिक जो है वो पाई जाती है। और खासकर जो मालवा का क्षेत्र है, नर्मदा सोन घाटी है, तो यहाँ पर जो है वो मालवा का क्षेत्र पूरा ही जो है वो काली मिट्टी से जो है वो निर्मित है। काली मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है तो सबसे अधिक देखने को मिलती है। जल धारण क्षमता इसकी सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक रहती है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से किस देश ने 2021 में टोक्यो में आयोजित ओलंपिक खेलों में महिला फील्ड हॉकी में भारत को हराकर कांस्य पदक जीता था? कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन ने जो है वो बात की जाए तो टोक्यो ओलंपिक में महिला फील्ड हॉकी में भारत को हराकर जो है वो कांस्य पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक जो है वो आपको याद रखना है। देखिए टोक्यो ओलंपिक में बात करें तो इसमें जो है वो बात की जाए तो भारत के द्वारा 1+2+4 कितने जो है वो टोटल जो है वो 7 पदक जीते गए थे। जिसमें बात की जाए तो गोल्ड आपको नीरज चोपड़ा के द्वारा देखने को मिलेगा, जिसको कि भाला बात की जाए तो जो भाला फेंक से संबंधित है, तो इम्पोर्टेंट है, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें जो कौन सा स्थान प्राप्त किया था, तो स्थान भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 48वां स्थान था, और ये कौन से संस्करण थे, तो 32वां जो है वो संस्करण था। ठीक है, जिसमें नीरज चोपड़ा ने जो है वो गोल्ड जीता था। वहीं बात की जाए तो दो, एक रवि कुमार दहिया का नाम याद रखना है जिनके द्वारा रजत पदक जीता था, और मीराबाई चानू के द्वारा इनने भी जो है वो रजत पदक जीता था। बाकी आपको देखिए कांस्य पदक हो गए, तो कांस्य पदक जैसे भारतीय हॉकी टीम होगी तो उनके द्वारा जो है वो कांस्य पदक जीता था। बजरंग पुनिया हो गया, ठीक है, तो इनके द्वारा जो है वो जीता था। मुक्केबाजी में जो है वो लवलीना बोरगोहाइन, इनका नाम याद रखना है। ठीक है, ये आसाम की है, तो इनके द्वारा जो है वो कांस्य पदक जीता था। ठीक, और बैडमिंटन में बात की जाए तो जो पीवी सिंधु है तो उनके द्वारा जो है वो कांस्य पदक जीता था। ये 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, कौन? पीवी सिंधु। बाकी जो महिला हॉकी टीम ने पहली बार जो है ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल में प्रवेश किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। इसकी कप्तान कौन थी? महिला जो हॉकी टीम है उसकी रानी रामपाल जो थी वो। और वहीं बात की जाए टोक्यो पैरा ओलंपिक की, टोक्यो पैरा की, तो इसका संस्करण कौन था? 16वां था। तो सीधा सीधा आपको 32 का आधा कर देना है। और कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो स्थान भी आपको आधा कर देना है, 24वां। ठीक है, 24वां स्थान प्राप्त किया था। और इसमें बात की जाए तो इसमें अच्छा प्रदर्शन किया गया था, और इसमें जो है वो ज्यादा पदक जीते गए थे। टोटल जो है वो 29 पदक जीते गए। 5, 8 और 6 बराबर जो है 19 पदक जो है वो जीते गए थे इनके द्वारा। इसमें आपको देखो अवनी लखेरा का नाम याद रखना है एक तो। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है वो स्वर्ण पदक जीता था। ये सुमन दंतल हो गए, तो इनके द्वारा भी स्वर्ण पदक जीता था। तो ऑलमोस्ट जो है जितने भी यहाँ पर नाम है उनके सभी को आपको याद रखना है। उनके प्रोफेशन का नाम भी याद रखना है कि वो किस खेल से संबंधित है। एक अवनी लखेरा हो गई, तो इनका तो नाम आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, प्रमोद भगत हो गए, इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था। कृष्णा नागर हो गए बैडमिंटन से, इनके द्वारा भी स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, और उद्घाटन समारोह में जो है वो टेक चंद ने जो है वो पैरा ओलंपिक में ध्वजारोहण किया था। और वहीं जो है वो समापन में जो है वो अवनी लकीरा ने जो है वो इसमें समापन में समारोह में ध्वजारोहण किया था। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना है। ठीक है, देखिए ये जापान में हुए थे, उसके बाद फ्रांस पेरिस में होना है, उसके बाद लॉस एंजलिस में होना है। ठीक है, तो जापान में, फिर फ्रांस में, फिर लॉस एंजलिस में। तो ये आपसे आगे के जो है वो ओलंपिक के पूछे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो खाते में निर्धारित न्यूनतम राशि कितनी है? 0, 100, 50 या 200? तो आप सभी को पता होगा जो प्रधानमंत्री जनधन खाते योजना जो है वो 0 अकाउंट जो है वो शुरू किए गए थे। इसमें आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ये कब शुरू की गई थी? ये 2014 में जो है वो शुरू की गई थी प्रधान मोदी सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? 35, 25, 30 और 20? तो कई बार मैंने आपको बताया है, देखिए लोकसभा की बात की जाए 25 वर्ष होना चाहिए, वहीं राज्यसभा की बात की जाए तो 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होता है तो इसकी भी 25 वर्ष होती है आयु। ठीक है, 25 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, 35 वर्ष होती है। वही बात की तो राज्यपाल, इसकी भी 35 वर्ष होती है। ठीक है, बाकी पंचायत हो गए तो उनके लिए तो 21 वर्ष होती है। तो इनको ही जो है आपसे पूछा जा सकता है, इनको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के बाद भारत की केंद्र शासित सरकार के पहले वित्त मंत्री बने थे? पीवी
चौहान, MC चांगल, षणमुखम शेट्टी या मोरारजी देसाई। तो पहले वित्त मंत्री जो थे वो षणमुखम शेट्टी जो थे, ये स्वतंत्रता के बाद जो है वो भारत की केंद्र सरकार के पहले वित्त मंत्री थे। अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में जो है वो निर्मला सीतारमण, ठीक है। और सबसे अधिक बजट जो है वो किसके द्वारा पेश किया गया था अभी तक? तो ये आपको याद रखना है, मोरारजी देसाई, इनके द्वारा जो है वो 10 बार, ठीक है, 10 बार जो है वो बजट पेश किया गया है, जो कि अभी तक का सबसे अधिक बार इन्हीं के द्वारा जो है वो बजट पेश किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर जनसंख्या में प्रति डैश पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। तो 1000, 1,00,000, 10,000 या 100, इसका आंसर हो जाएगा 1000, ठीक है। तो 1000 पुरुषों पर जितनी भी महिलाएं होती हैं उन्हीं को जो है वो लिंगानुपात कहा जाता है। एंड मध्य प्रदेश में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपको बालाघाट में देखने को मिलेगा, ठीक है। और सबसे कम कहाँ पर? भिंड में। ये सबसे कम हो जाएगा और ये सबसे अधिक हो जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखना है। सर्वोदय समाज का पहले सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये मुरैना में हुआ था। सर्वोदय समाज का पहला सम्मेलन जो है आयोजन हुआ था। तो इसका नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो है वो एक कवि को सम्मानित किया गया था। ये दरअसल जो है किस भाषा के लिए दिया गया था? तमिल, मराठी, मलयालम या तेलुगु? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मलयालम, ठीक है। मलयालम याद रखना है। देखिए इन सभी के जो है आपको नाम जो है वो याद रखना है। मैं यहाँ पर आपको नाम बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। और अभी 2022 के भी याद रखना है, 2021 के याद रखना है। ओके, तो जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि ये तो हो गया 55वां, ठीक है, 55वां हो गया। एंड 2021 का आपसे पूछ लिया है तो नील मणि कूपन, ये आसामी भाषा के लिए दिया गया था, ठीक है, जो कि 56वां है। ये 56वां है। 57वां अभी जो है वो किसे दिया गया है? जो कि 2022 का है। 2022 का इंपोर्टेंट है, याद रखना है। और ये दिया गया था दामोदर मौजा को। दामोदर मौजा को दिया गया है। और कौन सी भाषा के लिए? कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। तो इनका आप याद रखना है। और 2020 के लिए जो दिया गया था, जो कि 55वां था, जो कि मलयालम के लिए दिया गया था, अंकितम नम्बूदरी के लिए, अंकितम अच्युतम नम्बूदरी को जो है दिया गया था 55वां गेट पुरस्कार। तो मोस्टली जो है वो अभी आपको 2021 और 22 के याद रखना है, यही आपसे पूछे जा सकते हैं। 2021 का नीलमणि कूपन को और 2022 का जो है वो दामोदर को। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी ये किस राज्य में होकर नहीं बहती है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या आसाम? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में नहीं बहती, आपको पता हो तो ये से जो है वो सांको नदी, ठीक है, सांको नदी के नाम से, नदी के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। यारलुंग सांको नदी जो कि हिमालय पर्वत से निकलती है। और आसाम में आपको पता हो तो माजुली द्वीप बनाती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। इसकी एक सहायक नदी है। सहायक नदी यहाँ से आपसे पूछी जा सकती है। सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी है लोहित, ठीक है। लोहित नदी जो है वो इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट यहाँ पर भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो भारत के एक राष्ट्रपति जो है वो कौन से अनुच्छेद 52 से लेकर नए 62 के बीच में जो है वो ये प्रेसिडेंट के जो है वो यहाँ पर आपको आर्टिकल देखने को मिलते हैं, जिसमें 52 में जो है वो कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। देखिए एक 61 होता है जिसमें इम्पीचमेंट की बात की गई है। इम्पीचमेंट महाभियोग जो लाया जाता है राष्ट्रपति के खिलाफ। तो 61 आर्टिकल आपको याद रखना है। एक 72 आर्टिकल रखना है जिसमें जो है वो क्षमादान की शक्ति जो है वो आर्टिकल 72 के तहत जो है वो देखने को मिलता है। ओके, बाकी 35 वर्ष जो है वो राष्ट्रपति की आयु होती है। तो ये याद रखना है आपको। अभी कौन है? रामनाथ कोविंद है। अगला प्रश्न यहाँ पर संघ सूची के अंतर्गत कौन आता है? बाजार और मेले, शिक्षा, भारत की रक्षा या पुलिस? तो संघ सूची के अंतर्गत पूछा गया तो भारत की रक्षा जो है ये आपको देखने को मिलेगा संघ सूची के अंतर्गत। बाकी जो बाजार
और मेले हो गए, शिक्षा हो गई, पुलिस हो गई, ये राज्य सूची के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो इसे आपको याद रखना है। देखिए मैंने आपको बोला था कि 3 जो है वो सूचियाँ देखने को मिलती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और बात की जाए समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार के दोनों ही भाग देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको देखिए यहाँ पर जो शिक्षा दिख रही है आपको, ये आपको शिक्षा जो है वो ये समवर्ती सूची का है। ठीक है, समवर्ती सूची का, शायद मैंने आपको यहाँ पर राज्य सूची का बोल दिया था। ये शिक्षा जो है वो आपको समवर्ती सूची का देखने को मिलता है। एंड बात की जाए तो बाजार, मेले हो गए, ठीक है, तो ये आपको जो है वो राज्य सूची के देखने को मिलेंगे। पुलिस हो गई, जेल हो गए, स्थानीय शासन हो गया, कृषि हो गया, ये आपको राज्य सूची के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। संघ सूची में आपको रेल हो गया, विदेशी मामले हो गए, युद्ध हो गए, बैंकिंग हो गई, ठीक है, परमाणु शक्ति हो गई, देश की प्रतिरक्षा हो गई, तो ये आपको जो है वो किस में देखने को मिलेंगे, संघ सूची में देखने को मिलेंगे। और संवर्ती सूची में आपको दीवानी, फौजीदारी हो गई, विवाह, तलाक की प्रक्रिया हो गई, आर्थिक नियोजन हो गया, समाचार पत्र हो गया, बिजली वगैरह हो गई, वन हो गए, तो ये आपको राज्य और केंद्र की दोनों की यानी समवर्ती सूची में देखने को मिलती है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ये राज्य का हो जाएगा, ये भी जो है वो राज्य की सूची में आता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पखीड़ा जो है वो ये गायन से संबंधित है, ये जो किसानों द्वारा खेतों में काम करते हैं गाया जाता है, पखीड़ा। ठीक है, पखीड़ा, पखीड़ा, ये क्वेश्चन जो है वो आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन अभी जो है वो एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ है क्वेश्चन। तो ये दो बहुत बात क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ये जो है वो राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, महात्मा गांधी ने भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने के लिए दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था या प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, तो दूसरा सम्मेलन जो है कब हुआ था, 1991, 1931 में, 1939 में, 1942 में या 1999 में। देखिए पहला जो सम्मेलन हुआ था 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में और तीसरा जो हुआ था 1932 में हुआ था। तो इसमें जो है वो महात्मा गांधी ने जो है वो पाठ किया था, इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा। तीनों सम्मेलन में जो है भाग लेने वाले कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर जो थे वो, उन्होंने तीनों सम्मेलन में जो है वो भाग लिया था। तो एकमात्र जो गोलमेज सम्मेलन था जो कि 1931 में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। आई होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी मैं यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता हूँ तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और आपसे एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले चाहते हो तो G10 आपको कोड यूज करना है, तो यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।